अप्रैल 2016 आईसिस के ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन द बिग मैगजीन में एक इंटरव्यू प्रकाशित होता है। ये इंटरव्यू था इस्लामिक स्टेट के बांग्लादेश ग्रुप के आमिर मोहम्मद सैफुल्लाह उज़ाकी का। शेख अबू इब्राहिम अल हनीफ के सूडोनीम से दिए गए इस इंटरव्यू में उज़ाकी ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ को बड़ी संख्या में टारगेट करने की मांग करता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ जो कि हिंदू हैं वो गाय की पूजा करते हैं और उसका मानना था कि वो लोग इस्लाम विरोधी प्रचार भी करते हैं। फर्स्ट जुलाई 2016 बांग्लादेश के राजधानी ढाका का एक बेहद ही पॉश और डिप्लोमेटिक एरिया गुलशन डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे मौजूद होली आर्टिसन बेकरी कैफ़े में उस शाम भी कई अलग अलग देशों से आए हुए मेहमान वहाँ के खान पान के मज़े ले रहे थे। ठीक उसी वक्त राइफल्स और मशेटे से लैस कुछ टेररिस्ट घुस आते हैं और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकियों ने वहां पे मौजूद कुछ गेस्ट को बंधक भी बना लिया। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए कमांडोज बुलाया जाता है। अंत में 12 घंटे के गतिरोध के बाद अंदर धाबा बोलते हुए कमांडोज 13 हॉस्टेजेस को बचाते हैं और 5 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। इस्लामिक स्टेट इस हमले की जिम्मेदारी लेता है और मास्टरमाइंड के तौर पे एक नाम उभर के आता है, आईसिस बांग्लादेश चैप्टर का आमिर साजिद देवनाथ उर्फ मोहम्मद सैफुल्लाह उज़ाकी। আমাদের সমাজে একজন বিধবার জন্য 2 সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকা সত্যিই কঠিন, কিন্তু আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব কারণ আমাকে সম্মান ও সমর্থন দেওয়া হয়েছে। আমার স্বামী তার দেশের জন্য মারা গেছেন এবং একজন শহীদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। उम्मे सलमा रबीउल इस्लाम की बीवी। रबीउल इस्लाम एक पुलिस वाला था जो होली आर्टिसन बेकरी कैफ़े में हुए आतंकियों से झड़प में मारा गया और उसकी बीवी ये आशा कर रही थी कि 7 आतंकियों को दी गई मौत की सज़ा जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। अक्टूबर 30, 2023 जस्टिस शहीदुल करीम और जस्टिस मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान के नेतृत्व में हाई कोर्ट में गठन किए गए 2 मेंबर के बेंच ने होली आर्टिसन बेकरी कैफ़े केस में दोषी पाए गए 7 आतंकियों को मिली मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। ये सज़ा उन आतंकियों को 4 साल पहले मिली थी। नवंबर 27, 2019 ढाका में एंटी टेररिज्म स्पेशल ट्राइब्यूनल ने नियो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 7 आतंकवादियों को देश की सबसे भीषण आतंकवादी घटना में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई। कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाने के बाद जब उन आतंकवादियों को कोर्टरूम से ले जाया जा रहा था तब वो का नारा लगाने लगे। सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा घेरा बना दिया गया था और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे बिल्डिंग के चारों ओर आर्म्ड पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए थे।
हैरत की बात यह थी कि सातों कन्विक्ट जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम के एक इस्लामिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता था, जबकि 2016 में हुए अटैक की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। बांग्लादेशी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ये डिनाई करते रहे कि इस्लामिक स्टेट का इस अटैक में कोई हाथ नहीं है। तो क्या जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट का ही एफिलिएटेड बांग्लादेश चैप्टर था? इधर हमारा फोकस शिफ्ट होता है एक बांग्लादेशी हिंदू की तरफ, साजिद चंद्र देवनाथ। - 2005 के आसपास बांग्लादेश में ढाका के पास एक इन्फ्लुएंशियल हिंदू परिवार में जन्मा साजिद देवनाथ के पास वो सब कुछ था और उसने वो सब कुछ हासिल भी किया था जो उसे सक्सेस के बुलंदियों तक पहुंचा सकता था। साजिद कुछ भी बन सकता था मगर टेररिस्ट तो कभी नहीं। 42 साल के साजिद ने 2 बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्रीज और जापान के रित्सुमेकन एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रित्सुमेकन में पिछले 5 सालों से वो पढ़ा रहा था और शादी भी कर चुका था एक जापानीज लड़की के साथ। - 2008 कन्वर्ट होने के बाद अब वो ऐसा दिखने लगा था। मार्च 2017 सिलेट शहर के एक अपार्टमेंट में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से 2 पुलिस ऑफिसर्स और 4 सिविलियंस की मौत हो जाती है। पहला एक्सप्लोसिव एक बाइक में प्लांट किया गया था और दूसरा एक सब्जी के बैग में रखा हुआ था। इस बार भी मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए इस्लामिक स्टेट इन ब्लास्ट के पीछे अपना हाथ होने का दावा करता है। 2008 साजिद देवनाथ इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका था। इनफैक्ट उसने अपने फैमिली को भी इस कन्वर्जन के बारे में नहीं बताया। उन लोगों को तो तब पता चला जब साजिद दाढ़ी रखने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने दाढ़ी को सर्जिकल मास्क के पीछे छुपाने की भी कोशिश की थी। किसको पता था कि इतना पढ़ा लिखा पर्सनालिटी एक दिन इस कदर रेडिकलाइज्ड हो जाएगा कि वो इस्लामिक स्टेट के बांग्लादेश ग्रुप का आमिर बन जाएगा। बेसिकली साजिद एक ऐसे अवतार में प्रकट होता है जो आगे जाके कई टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने वाला था। मोहम्मद सैफुल्लाह उज़्ज़ाकी। - 2014 साजिद आईसिस का ही एक एफिलिएट जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश ज्वाइन करता है और गाजी सोहन के कांटेक्ट में आता है। सोहन का एक ही ऑब्जेक्टिव था, डायरेक्टली आईसिस में रिक्रूट होना, मगर सीरिया पहुंचना इतना आसान नहीं था और यहीं पे काम आता है उज़्ज़ाकी। वो सोहन का वीज़ा स्पॉन्सर बन जाता है और जापान ले जाके अपने घर में रखता है। इसी जापानीज वीज़ा की मदद से सोहन टर्कीज वीज़ा भी हासिल कर लेता है और सीरिया की ओर निकल पड़ता है। - 2015 उज़्ज़ाकी जापान से बुल्गारिया शिफ्ट कर जाता है और उसी साल के बीचों बीच सीरिया की ओर चल पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में उज़्ज़ाकी का सबसे बड़ा मददगार निकलता है उसका मेंटोर हसन कोनाकाता, जो सऊदी अरेबिया में जापानीज एम्बेसडर रह चुका था और अब शेख हसन अल अब्बानी के नाम से जाना जाता था। इसी साल गाजी सोहम पकड़ा गया और उसी वजह से उज़्ज़ाकी का आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मगर उज़्ज़ाकी घबराता नहीं है और उसी की गाइडेंस में आईसिस का एफिलिएट
दौलतुल इस्लाम बंगाल बनता है, जो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के एक विद्रोही गुट और झुंड अत-तौहीद वल खिलाफा के विलय से संभव हुआ। खुद ओज़ाकी इस ग्रुप का आमिर बन जाता है। बस और क्या था, ओज़ाकी बांग्लादेश में होने वाले हर टेररिस्ट एक्टिविटीज का सरगना बन गया। आईसिस के लिए बांग्लादेश से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट वही किया करता था। और हैरत की बात है कि सबसे ज्यादा भर्तियां बांग्लादेश के कैडेट कॉलेजेस से किया जाता था। द बिग मैगजीन में दिए गए अपने इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के अनुसार ओज़ाकी होली आर्टिसन बेकरी कैफे में अपने पहले टेररिस्ट अटैक को अंजाम देता है। हालांकि ओज़ाकी पर्सनली वहां मौजूद नहीं था, मगर उसे इस मिशन का मास्टरमाइंड माना जाता है। – 2016 से 2019 के बीच बांग्लादेश में हुए कई आतंकी गतिविधियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसिस ने क्लेम किया, और जाहिर सी बात है कि उन सब का मास्टरमाइंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओज़ाकी ही था। मार्च 2019 आईसिस का पावर और इन्फ्लुएंस दोनों ही धीरे धीरे कम हो रहा था। ओज़ाकी और उसके साथ दूसरे 9 बांग्लादेशी आईसिस रिक्रूट्स अमेरिकन बैक्ड फोर्स के आगे सरेंडर कर देता है। अक्टूबर 2019 सीरिया के इदलिब प्रोविंस में बसा एक गांव बरिशा, खुद को खलीफा कहने वाला और उम्मा का मसीहा बन चुका इब्राहिम अवद इब्राहिम अल बदरी वहां छुपा हुआ था। पूरी दुनिया उसे अबू बकर अल बगदादी के नाम से जानती थी। छब्बीस अक्टूबर को यूएस कमांडोज बगदादी के ठिकाने पर हमला कर देती है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर एक डेड एंड टनल में फंस जाता है। बचने का कोई उपाय नहीं देखते हुए बगदादी ने अपने सुसाइड वेस्ट को एक्टिवेट कर दिया और बगदादी समेत उसके 3 बच्चों की मौत हो जाती है। प्रेजेंट डे होली आर्टिसन बेकरी कैफे अटैक के बाद एक बड़े पैमाने में एंटी टेरर ऑपरेशंस लॉन्च किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और स्पाई एजेंसीज ने इंटरनेट के जरिए टेररिस्ट एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट खरीदती है। और आज के डेट में सिक्योरिटी फोर्सेस और बांग्लादेश गवर्नमेंट का दावा है कि उन्होंने बांग्लादेश में टेररिस्ट एक्टिविटीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट है। इस दावे को पूरी तरह से मान लेना शायद संभव नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीबीसी के एक आर्टिकल के अनुसार इस्लामिक स्टेट ने हाल ही में एक तस्वीर जारी किया है, जिसमें ये दिख रहा है कि कुछ बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट के नए लीडरशिप की ओर अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। और ये तस्वीर अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने के बाद की है। एक्चुअली सेक्युलरिज्म बोल के कुछ नहीं होता है, खासकर वो सेक्युलरिज्म जो भारत या भारतीय सब कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द बुना गया है। कोई या तो अपने जड़ों से, अपने कल्चर और अपने धर्म से जुड़ा हुआ होता है, या तो वो रेडिकलाइज्ड होता है। ये जर्नी साजिद देवनाथ से ओज़ाकी बनने की है। एक इंसान जो न जाने करियर के किन ऊंचाइयों को छू सकता था,
अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभा सकता था, आज कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो चुका है। आज ओजाकी के साथ क्या हुआ, इससे किसी को घंटा फर्क पड़ता है। वैसे बेकरी पर हमला कोई अचानक हुआ घटना नहीं था। ये रमज़ान का आखिरी शुक्रवार था, जिस महीने में मुसलमानों का मानना है कि हिंसा करना सख्त मना है। फिर ये क्यों? दी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे संगठनों ने सुरक्षा बलों पर लोगों को जबरन गायब करने, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और टॉर्चर करने का आरोप लगाया। ओजाकी और उसके जापानीज पत्नी के 3 बेटे हैं, जिनका नाम इस्लामी पैगंबरों के नाम पर रखा गया है। आईसिस बंगाल आज भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है, बेशक एक नए आमिर के साथ।